दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हम यह बाल विकास की प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन करा रहे हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है यह दूसरा है। कल हमने इससे पहले की वीडियो में रात 8 बजे जो वीडियो आता है वो आपको बाल विकास की प्रश्नोत्तरी से संबंधित ही आता है। तो यह देखिए पहला क्वेश्चन आज के लिए कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला, आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलना चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और कमियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। दूसरा, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, अर्थात विद्यार्थी है वो तुलनात्मक मूल्यांकन यदि होता है तब आकलन सही होता है। तीसरा, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। डी है, आकलन का तब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। अब यहाँ पर हमको इन ABCD में से यहाँ पर कुर्ट दिया गया है और इनमें से एक हमको सही उत्तर देना है। पहले में दिया B और D, दूसरे में दिया A और C, तीसरे में B और C, चौथे में A और B। अब देखिए यहाँ पर आप कि आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पूछा जा रहा। तो आकलन से क्या होता है, विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शारीरिक और कमियों को देखकर शक्तियों और कमियों को देख सके और शिक्षक के अनुसार उन्हें ठीक कर सके। यह बात होना चाहिए। यह हम भी कहते हैं कि सही है, आप भी समझ गए होंगे कि यह बात सही है। दूसरा, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। तीसरा, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, ये बात भी सही है। अर्थात ये दो बात सही निकली हमारी। तीसरा, आकलन का तब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो, अर्थात ये भी गलत है। ये दो गलत हमारे हो गए। तो अब बचे कौन से, A और C दो सही, अर्थात इसमें A और C वाला ऑप्शन दूसरा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर हमने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। दूसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करे। तीसरा, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। चौथा, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। तो ये था दूसरा क्वेश्चन और दूसरा का बिल्कुल सही क्या होगा कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है इसके अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, ये वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह लिखा है, बाकी दूसरी बातें मेल नहीं खाती। तीसरा क्वेश्चन, जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक शर्मान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। दूसरी बात, समान आर्थिक दृष्टि के अच्छा यहाँ अनदेखी आया तो इसी से हम समझ गए कि ये नहीं हो पाएगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। अच्छा, एक समान आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को कैसे बना सकता है, ये भी संभव नहीं, यानी ये भी गलत हो जाएगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, बिल्कुल गलत है। वंचित पृष्ठभूमि वाले बालकों को तो सहायता देना पड़ेगा, तो ये गलत है। आगे, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, बिल्कुल सही, यही करेगा वह है,
क्योंकि एक कक्षा में जो है तो विविध भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, तो जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे उनमें एकता बनी रहे। और वो कैसे निकालेगा? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उन्हें पता करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित विकास चरण सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। जो सही वर्णन है उससे मिलान करना। सिद्धांत दिया है यहाँ पर और दूसरी ओर वर्णन। समीप दूराभिमुख दिशा पहला दिया है। विभिन्न बच्चे शिक्षा भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। दूसरा सिरा पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। तीसरा दिया सी नंबर अंतवैयक्तिक भिन्नताएं, किसी भी अकेले बच्चे में विकास की दर एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। और डी में दिया है यहाँ पर कि अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। और यहाँ पांचवा दिया है सरल से जटिल की ओर। अब हमको इसमें मिलाना है और मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहला जो है पहला में दिया कि समीप दूराभिमुख दिशा से बिल्कुल सरल से जटिल की ओर की बात की जाएगी यहाँ पर। अब एक हमको मिल गया है। दूसरा देखते हैं सिरा पदाभिमुख दिशा की यहाँ पे बात की जा रही है और इसमें क्या होगा? सिर से पैर की ओर की बात हो रही है यहाँ पर, अर्थात सिरा पदाभिमुख दिशा यानी बी नंबर का। और यहाँ देखते हैं हम बिल्कुल सीधा मिल जाएगा यह, अर्थात दो ऐसे ऑप्शन जिनमें ए का पांचवा हो। अब देखते हैं ए जो है इसका पांचवा एक में ही है तो यहीं से हम गैस कर लेते हैं। और बी का दूसरा तो ये तो मिल ही गया है तो आगे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से मिलान पूरा हो गया और बाकी तो हमें मालूम ही है। इस प्रकार हम बिल्कुल सरल तरीके से इन प्रश्नों को मिलान कर सकते हैं। तो इसका होगा तीसरा। पांचवा देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन में लिखा है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संवेग जो संज्ञान है संवेगों को प्रभावित करता, किंतु संवेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। दूसरा लिखा है कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चौथा नंबर संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें सही जवाब अपना होगा कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा हो? लोकतांत्रिक होता है और समझाने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिससे वह अधिनायकवादी होता है। तीसरा सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और विद्यार्थी चुपचाप अपना अनुसरण करते हैं। चौथा सबके लिए मुक्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि प्रगतिशील जो शिक्षा है इसमें अपरिहार्य की कक्षा कक्ष में लोकतांत्रिक होता है और समझाने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ये प्रगतिशील शिक्षा की बात है, इसलिए क्वेश्चन पहला का एक सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब होगा शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। भाषा अब पहला विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती, दूसरा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है और हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल भाषा जो है तो हमारी विचार जो प्रक्रिया है इसको प्रभावित करती है, तभी तो हम समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इसमें कि कक्षा 8 जो है उस 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला,
जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। पहला, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग भूमिका निर्वहन खेल, लिंग स्थिरता। इन्होंने बताया कि शिक्षिका का जो चित्र है वो घरेलू काम करने वाली महिला के रूप में भी है। दूसरा, डॉक्टर जो है, इस डॉक्टर और पायलट जो हैं, इनका जो चित्र है वो पुरुष के काम करने वाला है, पुरुष जैसा है। तो अब इससे क्या झलकता है, क्या दिखाई देता है? तो पहला नंबर हमें लिंग रूढ़िबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि जो दी गई लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देगी। इससे लिंग आधारित भूमिका और विशेषताओं पर स्थापित प्रथा के कारण आदर्श रूप में छात्रों को यह समझाना होगा कि इनमें हर कोई जब कोई काम करे या कोई व्यक्ति व्यवसाय चुने तो वह लिंग पक्षपात पर आधारित नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि विद्यार्थी या जो शिक्षार्थी है उनमें बहुत भिन्नताएं होती है। इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? पहला, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला, केवल एक, ना तो एक और ना दो, केवल दो, केवल जो एक और दो दोनों की बात की गई है। तो आपको इन कूट जो है इनसे निर्धारण करना है। तो बात हम करेंगे कि दोनों की, एक और दो की जो है यहाँ पे भिन्नताएं होती, इनमें किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता? तो संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तर पर आधारित जो भिन्नता, इसके लिए संवेदनशील होगा शिक्षक। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित जो भिन्नता, इसके लिए भी संवेदनशील होगा, क्योंकि उसे शिक्षा देना है। क्वेश्चन नंबर 11 के अधिगम में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जांच परीक्षा के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रेड और अंक के लिए। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब है आपका प्रेरणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की निम्नलिखित निर्देशों में से कौन सा निर्देश एक बच्चे की समस्या को सुलझाने की क्षमता को विकसित करने में माता पिता की मदद नहीं कर पाता? पहला, माता पिता को एक समय में विभिन्न समस्याओं पर बच्चे को काम देने चाहिए। माता पिता को धैर्य रखना चाहिए तथा परीक्षण और त्रुटि के लिए अपने बच्चे को समय देना चाहिए। माता पिता को एक वयस्क के बिंदु से बच्चे की उपलब्धियों को देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। माता पिता को पता होना चाहिए कब बच्चे को समस्याओं को सुलझाने से रोकना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये था 12 और इसका बिल्कुल सही जवाब पहला कि माता पिता को एक समय में विभिन्न समस्याओं पर बच्चों को काम करने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की विकास की 8 अवस्थाओं के सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिए गए हैं, जिसके अनुसार मनुष्य का सामाजिक विकास सबसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकार प्रारूप में एक है। नगर ने, एरिक होमबर्ग, आर्गेर, एरिक्सन ने, न्यूमेयर ने या गुस्किन और गुस्किन? तो इसका 13 का सही जवाब है एरिक होवम, एर्गेर, एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज को में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना, हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना। और 14 का सही जवाब हमारा रहेगा पहला कि जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने सामाजिक मानदंड बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे खालिस्तान बच्चे के विकास में वर्तमान और संभावित स्तर के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, नियोजित विकास का क्षेत्र, शिक्षण विकास का क्षेत्र, शिक्षण निर्देशन का क्षेत्र। और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र एंड ZPD। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं शिक्षार्थी में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे उत्तम तरीके से किया जा सकता है? व्याख्यान पद्धति, सामाजिक अंतःक्रिया, खोज पद्धति या परीक्षण पद्धति। और इसमें 16 का सही जवाब होगा हमारा सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि सीखने के व्यक्तिकरण में सहायता करने वाले आकलन की तैयारी करते समय एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन बिंदु पर ध्यान दिया जाना चाहिए? समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए आकलन प्रसार उपलब्ध कराना, आकलन और अभ्यास के बारे में निर्णय लेने में शिक्षार्थियों को शामिल करना, आकलन की समान समय, तारीख और पद्धति की योजना बनाना।
केवल ए और बी, 2 में केवल बी और सी, 3 में ए और सी और 4 में ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका सही जवाब होगा केवल ए और बी की बात करेंगे। तीसरा समय की बात जो है वो गलत है। 18 प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? शिक्षक का जो सर्वाधिक गुण कौन सा होगा? शिक्षा की अदम्य धैर्य की अध्यावसाय, हानि रहित दंड देने की विधियों का ज्ञान, उच्च स्तरीय मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। और यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा धैर्य और अध्यावसाय। क्वेश्चन नंबर 19 कक्षा में उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि उनके अच्छे ग्रेड का कारण है उनकी अपनी मेहनत, उनकी अपनी बुद्धि का उच्च स्तर, अधिकांश शैक्षणिक कार्यों की सरल प्रकृति, उनके शिक्षकों के उदारवादी ग्रेडिंग मानक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का पहला कि उनकी अपनी मेहनत। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत हो सकता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अत्यंत खामोशी। तो 20वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा दूसरा, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक जो कार्य है वो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए शिक्षक को यह करना चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करें, भेदभाव न करें और हर बच्चे के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित करें। बच्चे को समूह की गतिविधि के दौरान समाजमिति के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति प्रदान करें। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा हमारा बच्चों को समूह की गतिविधि के दौरान समाजमिति के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति प्रदान करें, इससे सकारात्मक माहौल उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। जब बच्चे किसी अवधारणा की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे उपयोग में लाते हैं तब उनका यह अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटि को कम करने में मदद करता है। यह विचार दिया खालिस्तान ने यानी किसने दिया है? तो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया, J.B. वाटसन ने दिया, लेव वाइगोस्की ने दिया। तो पहला नंबर E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है और इन्होंने परीक्षण और त्रुटि विधि के अनुसार व्यक्ति त्रुटि करके और उन्हें सुधार करके नई अवधारणा को सीखता है, ये इन्होंने विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा कि शिक्षक ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। शिक्षक ने इस बात पर ध्यान दिया है, हालांकि वह एक वयस्क की उपस्थिति में या साथी के मार्गदर्शन में वह ऐसा कर सकती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाए? क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास क्षेत्र, मचान सिद्धांत या सहारा देना, पार्श्वकरण। तो बिल्कुल सही जवाब आप समझिए मचान सिद्धांत या सहारा देना, क्योंकि मचान या सहारा देना जो है वो सीखने की एक प्रक्रिया है जहां बच्चा समर्थन या मार्गदर्शन के साथ सीखता है, इसलिए हम समझेंगे यह मचान सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 24 समावेशी शिक्षा की बात कर लेते हैं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित होती, हाशिए पर स्थिर वर्गों व समूह से शिक्षकों को शामिल करती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डेवी के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कक्षा में लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, छात्रों को सामाजिक समस्याओं को खुद हल करने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा छात्रों की आंतरिक प्रकृति का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे विकसित करना पड़ता है, कक्षा में छात्रों को सुना नहीं देखा जाना चाहिए। अब इसमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर का कि छात्रों को जो है वो सामाजिक समस्याओं को खुद हल करने के लिए सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पहले ही सीखे जा चुके कौशलों में एक समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम नकारात्मक अंतरण, सकारात्मक अंतरण, सामान्यीकृत अंतरण या शून्य अंतरण। और क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा ये सामान्यीकरण अंतरण, क्योंकि पहले से सीखे जा चुके कौशल एवं नए कौशल के बीच एक जैसे तत्वों की उपस्थिति का परिणाम सामान्यीकरण
अंतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे कि एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है। वह यह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थी को दिया जाना पसंद नहीं करते। वह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतरण होते हैं या फिर विद्यार्थी एक दूसरे से कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा तीसरा सही है कि व्यक्तिगत अंतर होते हैं, इसके लिए वो ये कार्य देते हैं। चिंतन में खालिस्तान शामिल है। प्रतिमा भाषा कल्पना प्रतिज्ञप्ति, प्रतिमा कल्पना संकल्पना प्रतिज्ञप्ति, कल्पना भाषा संकल्पना प्रतिज्ञप्ति और प्रतिमा भाषा संकल्पना और प्रतिज्ञप्ति। तो 28 का बिल्कुल सही जवाब चौथा है कि प्रतिमा भाषा और संकल्पना प्रतिज्ञप्ति होती है। 29वां सतत और व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान होता है। शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, परीक्षा आधारित या निष्पादन आधारित। 29 का हमारा सही जवाब विद्यार्थी केंद्रित होता है। 30वां की समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतियोगिता और ग्रेडों पर कम बल, अधिक सहकारी एवं सहयोगात्मक गतिविधि, विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प या कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास। और क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा हमारा चौथा नंबर का कि कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षार्थियों द्वारा अधिक प्रयास, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वह सिर्फ पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना नहीं अपितु बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, इसलिए यह कम महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।